वेलकम टू माय चैनल अगेन। अभी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ पार्ट 1 देख सकते हो सेस्मिक के लिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। हमने पार्ट 1 में एंड किया था फैक्टर अफेक्टिंग द सेस्मिक वेलोसिटी, जिसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटी कैसे वैरी करती है पोरोसिटी के साथ, और साथ साथ ये भी बताया था कि टाइम एवरेज इक्वेशंस का क्या फंडा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। वाटर सिचुएशन अगर गिवन हो तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, वो कैसे में कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने बताया था। अब हम बात करते हैं सेकेंड, डेप्थ के बेस पे सेस्मिक वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है। तो डेप्थ क्या होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पोरोसिटी से इसे रिलेट किया जाए तो डेप्थ क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ईजिली मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, कि डेप्थ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 मतलब पोरोसिटी, और पोरोसिटी ए क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, जो यहाँ पे आप केस देख रहे हो, एक ये जो केस आप देख रहे हो। ठीक है, तो यही केसेस है वहाँ भी। डेप्थ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोरोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो सेस्मिक वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और जब सेस्मिक वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो डेप्थ के साथ सेस्मिक वेलोसिटी क्या करती है इंक्रीज करती है। ठीक है, लार्ज डेप्थ पे रिडक्शन ऑफ पोरोसिटी होती है और इंक्रीज करता है सेस्मिक वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं फॉर द कांस्टेंट लिथोलॉजी सेस्मिक वेलोसिटी हायर ए ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, एज के साथ क्या कंडीशन है इसका, वेलोसिटी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। एज जो जो रॉक्स की बढ़ती जाती है वेलोसिटी उसके अनुसार उस पर क्या होती है इंक्रीज करते जाती है। ये डिपेंड करता है कि एज क्या है किसी भी रॉक्स के, एज क्या है, तो और इसका एज क्यों कारण क्या है क्यों इंक्रीज करती है। ठीक है, टेंड्स टू का मतलब क्या हुआ, आप देखे होंगे कभी भी हम जब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर, अब इसको निकालना होता है तो x टेंड्स टू 1 का मतलब हुआ कि x 1 तक जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का केस देता है कि x की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी एज क्या है, वो किस एज जो है वो वेलोसिटी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू सीमेंटेशन। अगर मोर सीमेंटेड होगा तो रिजिडिटी क्या होगी उसकी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी रिजिडिटी इंक्रीज, क्योंकि एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या करती है इंक्रीज करती है। तो टाइम एवरेज इक्वेशन जो आपको मैंने बताया था उस पर एक न्यूमेरिकल्स है, फाई की वैल्यू दे देगी, वी एम दे देगा और वी एफ दे देगा, मैट्रिक्स एम फॉर मैट्रिक्स एफ फॉर फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड देखो यहाँ 1.5 लिख रहा है, पोर फ्लूइड 1.5, मैट्रिक्स रॉक्स मैट्रिक्स 3.2, पोरोसिटी 25% एंड दैट्स गिवन हियर पोरोसिटी इज 0.25। ठीक है, नाउ जब आप इसे फॉर्मूला पे बेस रखोगे कैलकुलेट करोगे 1/v की वैल्यू आएगी 0.401, v रिवर्स हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 2.493, मतलब यह एवरेज टाइम एवरेज वेलोसिटी है। इक्वेशन से और टाइम एवरेज बेस्ड ये क्या है वेलोसिटी है। तो ये हो गया एक सेकेंड क्वेश्चन से, आप स्क्रीनशॉट ले लो खुद से करो, डाउट हो तो हमें बताओ, आपको पूरी मदद किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसे आप। ठीक है, हाँ अब वीडियो में 10 या 15 मिनट का बना रहा हूँ ताकि अपलोडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है और बड़ी मेहनत से अपलोड होते हैं, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं अपलोडिंग में। इसलिए 10 मिनट का मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको ईजिली मुझे ईजी पड़े अपलोड करने में, ताकि आपको जल्द मिल सके वीडियो और आप उसे जल्दी से देख सको। तो एक क्वेश्चन से इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसका अगर नहीं सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको जरूर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एम्पलीट्यूड की। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बेस पे कैसे ये डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग पहला है, कहता है सेस्मिक वे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड कैरिंग एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स एज ए स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑफ एक्सपेंडिंग रेडियस। ज्योमेट्रिक स्प्रेडिंग क्या है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं।
ज्योमेट्रिक स्प्रेडिंग ए हुआ है किसी आपको हम ज्योमेट्रिक स्प्रेडिंग बता रहे हैं। पहले आपको इससे पहले जियो स्प्रेडिंग की बात मैंने किया, ठीक है। एक क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट से हम अभी हमने बताया पॉइंट सोर्स है, यहाँ से ओरिजिनेट करता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। यही है जियो स्प्रेडिंग आपका, ठीक है। आपकी एनर्जी जो जो रिलीज करती है किसी भी पॉइंट सोर्स से, उसका स्पेयर का जो रेडियस है वो डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स ई आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसे आप याद रखना। हाँ, लेकिन एक केस हुआ था 2014 में, एक क्वेश्चन आए थे जिसमें पूछा था यही कि अगर स्पेयर एक्सपेंड करता है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, पर वहाँ ई नॉट सोर्स एनर्जी की बात नहीं कही थी, वहाँ ई आर एनर्जी की बात नहीं कही थी। ई आर का मतलब कि स्पेयर एक्सपेंडेड एनर्जी है, ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग का एनर्जी है, ठीक है। वहाँ बात किया था सोर्स एनर्जी का, कि सोर्स एनर्जी के बेस पे कौन सा विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वहाँ था 1/, मैं बता देता हूँ, 1/, पहला ऑप्शन था r², सेकेंड ऑप्शन था r, थर्ड ऑप्शन था r², और फोर्थ ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस, NOT, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। और किसके अकॉर्डिंग पूछा था? सोर्स एनर्जी के। किसके अकॉर्डिंग पूछा था? सोर्स एनर्जी का पूछा था। ई नोट के अकॉर्डिंग पूछा था कि ई नोट के अकॉर्डिंग बताओ। तो ई नोट के अकॉर्डिंग क्या होगा? r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ई नोट के अकॉर्डिंग क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हमेशा एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि इस जियोमेट्रिकल स्प्रेडिंग का एम्पलीट्यूड किसके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर एम्पलीट्यूड इन ए जियोमेट्रिकल स्प्रेडिंग, तो वहाँ पे क्या आएगा? रेडियस ऑफ स्पेयर का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल मतलब इससे एक बेस क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ देता है या क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट जैसा, तो आप इसे याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखे हैं कि ए डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक कब होता है? जब हम रेडियस डिक्रीज करने लगते हैं, जब रेडियस को हम छोटा करने लगते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट के केस में, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग को आल्सो स्पेरिकल डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के केस में ही ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मल केस में ए एम्पलीट्यूड क्या होती है? हमेशा रेडियस ऑफ स्पेयर से स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेरिकल डाइवर्जेंस। ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग का एक और नाम क्या है? स्पेरिकल डाइवर्जेंस। इसको याद रखना है, ठीक है। और जब हम कोई भी फॉर्मेशंस, वेव का फॉर्मेशंस होती है, जैसी बात है एनर्जी का लॉस होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो एक रिजल्ट का फॉर्मेशंस करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस या एटेन्यूएशंस, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक क्वालिटी फैक्टर होता है, जिसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं क्यू से। जिसको कैसे करते हैं? क्यू से, क्वालिटी फैक्टर। और क्यू इक्वल टू होता है 2πe/ΔE। डेल्टा इज द चेंज इन एनर्जी एंड ई इज द टोटल इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। ये सब थ्योरी पार्ट है, आप इसे खुद से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिक्कत हो तो PDF सेंड कर दूंगा मैं आपको। इफ द सेस्मिक वेव हैज एन इनिशियल एम्पलीट्यूड A0, द एम्पलीट्यूड आफ्टर द टाइम t, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेस्मिक वेलोसिटी के पास इनिशियल एम्पलीट्यूड A0 है और आफ्टर t के बाद इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी? तो AT इज इक्वल टू A0 इंटू e⁻π/Ft/Q। Q इज द क्वालिटी फैक्टर, Q इज द क्वालिटी फैक्टर, दिस वन, Q इज द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। इसके याद रखना, E की वैल्यू 2.718 होता है, F फॉर फ्रीक्वेंसी, T फॉर टाइम, ठीक है। AT मतलब टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड, A0 मतलब आफ्टर द टाइम T, ठीक है। सॉरी, आफ्टर द टाइम T इज AT
एंड ए नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन इन अगर वही कंडीशन से आपका आता है डिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्म में बताइए भैया। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा था, इससे हर साल एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है। ए एक्स सिंपल सा चेंजिंग क्या आया है, ए टी के जगह पे ए एक्स, क्योंकि आफ्टर एक्स के बाद हम देखना है ए नॉट के जगह पे ए नॉट ई द पावर माइनस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ का एक फार्मूला भी होता है ना, एफ को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है तो 1/λ यूज कर लिया मैंने। टी के जगह पे यहाँ टी था तो टी, यहाँ पे एक्स है तो एक्स। सिंपल सा सेम इक्वेशंस। ठीक है, बस एफ का क्या होता है, लैम्डा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 1/λ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू ए नॉट ई द पावर माइनस पाई एक्स अपॉन क्यू लैम्डा। ठीक है, क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। एक इक्वेशंस आए थे 2014 में, उसके बेस पे इन्होंने पूछा था कि बताइए इसमें ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट क्या है। तो ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट होता है 1/d इजकल टू पाई अपॉन क्यू लैम्डा। ठीक है, दिस इक्वेशंस 1/d माइनस नहीं 1/d। और अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे देता है तुमको, ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट मान लो तुमको दे दिया, 1/d को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट, डी को नहीं, 1/d को। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुमको मान लो कि ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट दे दिया, ए एक्स दे दिया, इनिशियल पूछ दिया एम्पलीट्यूड, एक्स डिस्टेंस देकर, क्वालिटी फैक्टर देके, लैम्डा देके, लैम्डा नहीं दिया, तो क्या करोगे उस कंडीशन में, यहाँ 1/d माइनस एक्स अपॉन पाई अपॉन क्यू इंटू लैम्डा इजकल टू क्या है 1/d। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स इजकल टू ए नॉट ई द पावर माइनस एक्स अपॉन डी। ठीक है, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा ए एक्स इजकल टू ए नॉट, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से देखो, माइनस रहेगा ऊपर ही, माइनस एक्स अपॉन डी। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट। स्कैटरिंग क्या होता है, सेस्मिक वेव विल बी लॉस सेम एनर्जी एट इट्स एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज। आप इसे पढ़ लो यार एक बार अपने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेस्मिक रिफ्लेक्शंस की। सेस्मिक रिफ्लेक्शंस मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे, ए आर अपॉन ए आई। हमेशा क्वेश्चंस में ए आई का वैल्यू 1 दे देता है, ए आर की वैल्यू कभी कभी 1 दे देता है, तो ये ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। थ्योरेटिकल पार्ट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिससे हर साल क्वेश्चंस आना ही आना फिक्स है। ठीक है, जे the amount of energy that is a proportional into the transmission and reflections depend on the angle between the incident wave and interfaces and on acoustic impedance. Z is called impedance. Z का फॉर्मूला होता है, impedance का फॉर्मूला क्या होता है, V क्रॉस T, V for velocity, D for density. अब इसको हम बात करते हैं R for what do you mean by R? Tell me. Reflection T4, ट्रांसमिशन R4, रिफ्लेक्शन एंड T4 ट्रांसमिशंस। ठीक है, किसी भी इंटरफेस पे, सपोज ये इंटरफेस पे, हमने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इंटरफेस है, ये आया, ये निकल गया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहीं अगर नीचे आ गया ट्रांसमिशन। ठीक है, तो उसी की वैल्यू है R इजकल टू ρ2V2 माइनस ρ1V1 अपॉन ρ2V2 प्लस ρ1V1। ठीक है, R2V2 होता ही है, अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2, ये फॉर्मूला ऐसे रट लो। और ट्रांसमिशन 2ρV1 अपॉन ρ2V2 प्लस ρ1V1। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं जियोपराइड इक्वेशंस। ठीक है, अगर Z1 Z2 की वैल्यू होती है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखो आप कैसे, रिफ्लेक्शन का इक्वेशन से है
Z1 और Z2 यहाँ इक्वल करो। Z1 Z2 जब यहाँ इक्वल करोगे, यानी ये इक्वेशन पहले देखता हूँ मैं, ठीक है। Z1 इक्वल टू Z2 अगर यहाँ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0/2Z1। तो 0 कुछ भी क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन भी होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। Z1 इक्वल टू Z2 है, तो 2/Z1 अपॉन Z1 को हम Z2 को Z1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/Z1। Z1 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, 1 आ गया। 1 मीन्स कांस्टेंट, मतलब कि ट्रांसमिशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं कर सकता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर Z1 Z2 इक्वल हो गया तो, ठीक है। और जितनी भी एनर्जी है वो अगर Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा, कोई रिफ्लेक्शंस तो नहीं होगा। जब कोई रिफ्लेक्शंस नहीं होगा तो देख यहाँ बच्चा, ए बी इंटरफेस ए इंटरफेस बी, अगर यहाँ से कोई रे लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्शन नहीं की तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को, अपनी पूरी एनर्जी को सेकेंड लेयर में ट्रांसफ़र कर देगा, मीन्स सेकेंड इंटरफेस में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अगर Z1 Z2 इक्वल हो गया तो Z1 इक्वल टू Z2 अगर इक्वल हो गया तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑल एनर्जी फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। इफ़ Z1 ग्रेटर देन Z2, ठीक है, R के वैल्यू हमेशा +1 प्लस -1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और निगेटिव R का मतलब होता है कि देयर विल बी फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इन द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इट इज़ a negative polarity reflection. This is the very important. Why negative? ये आराम से आप एग्ज़ाम में भी यूज कर सकते हो इसे। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप इस, अगर नेगेटिव क्यों है तो इसे लिख सकते हो ईजिली। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूछ सकता है कि वाई निगेटिव, 4 ऑप्शन देके, आर इज़ ए निगेटिव, आर इज़ ए पॉजिटिव, आर इज़ ए neither negative nor positive, or D none of these. Which one is correct? R is a negative. Why? Because the phase change of 180 degree in the phase of reflected wave, so it is a negative. Okay, or T is always positive. This is the good. T हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा T हमेशा क्या होता है, लार्जर देन 1 होता है। This is the very important. Transmitter wave has same phase as the incident wave. T can be larger than 1. ठीक है, T is always positive. आप देख लो T को नेगेटिव, T को नेगेटिव आप नहीं कर सकते, दिखाओ हमें T को नेगेटिव करके। कोई है केस ऐसा? केस 4 ही बनते हैं। पहला केस बनता है Z1 इक्वल टू Z2, सेकेंड केस बनता है Z1 ग्रेटर देन Z2, और थर्ड केस बनता है Z2 ग्रेटर देन Z1, ठीक है। निगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये अर्थ का है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है, और जनरली लेस देन होता है ±0.2 से, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स है, इसे आप करना। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं पूरा मदद करूँगा, आपका पूरा मदद की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल्स and share the video to other students, because this video is very helpful for GATE and other exams. If you are consider the geophysics, then it's helpful for you. और यह IIT जैम में भी काफ़ी मदद करता है, कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड रोग के बारे में जो मैंने आपको बताया था, VPPS का रिलेशनशिप, वैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं IIT जैम में भी। सो गाइज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ढेर से ढेर सारा, ताकि और बच्चों की मदद हो सके। यहाँ रिफ्लेक्शंस की बात हमने किया, अच्छे सेस्मिक की पूरी चैप्टर्स, पूरा चीज़ कवर किया हमने यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करो बनाने को, ठीक है। अगर दिक्कत होती है तो मैं एक लाइव लेक्चर
रख दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताओ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का लाइव लेक्चर मैं रख दूंगा सेस्मिक के लिए। आप वहाँ जो भी डाउट हो आपको, आप हमें क्वेश्चन पोस्ट कर दो, हमें कमेंट में डाल दो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एक आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको नोट बना के आप लिख सकते हो। NOTE। मैं जब 12 में था तो मैं एक चीज़ लिखता था, नेवर फॉरगेट। NF हमेशा लिखता था, NF नेवर फॉरगेट। ठीक है, तो ये समझ लो, ये भी वही चीज़ है, नेवर फॉरगेट वाला, कभी भूलो मत। सेस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोस्पेक्टम रैंडम नॉइज इज रिमूव्ड बाय जियोफोन ग्रुपिंग एंड FK फिल्टरिंग। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके किसके कारण हम इसको रिमूव कर सकते हैं, रैंडम नॉइज को? जियोफोन के कारण और FK फिल्टरिंग के कारण। आया समझ में? This is the very important points. During the process of seismic data, the saltness of reflection path is removed by NOM. NMO means normal move out corrections, which mask the hyperbolic reflection event looks that. Okay, this is the very important points. For a critical incident seismic wave at a discontinuity, it will be propagated along the discontinuity and it's called हेड वेव। हेड वेव हमेशा डिसकंटिन्यूटी के अलॉन्ग मूव करता है, प्रोपोगेट करता है। सिंपल सी बात याद रखो, एक क्रिटिकल इंसिडेंट सेस्मिक वेव की कंडीशन में। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, पॉइजन रेशियो की हम बात करते हैं। पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज निगेटिव, इट्स कंसिडर ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, वाई मैं बताऊंगा, इसको आगे बताऊंगा आपको। गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से यहीं डाल दूंगा, पार्ट 3। ये पार्ट 2 था और काफ़ी ज़्यादा इसमें 26% है, तो हमें लगा कि 4-5 पार्ट बनाना ज़रूरी है इस पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 26%, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट्स। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड आई विश दैट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो, और आई होपफुल कि आप भी सेफ़ हो अपने घर में। कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, घर में रहो, यूट्यूब से पढ़ाइयाँ करो। दिस इज़ द गुड आइडिया फॉर यू। आपके पास तो सुविधा है, हमारे पास तो था ही नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।